टॉपिक डालिए, मैं लिखवाऊंगा अच्छे से। उस टॉपिक इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट सब है, इसलिए इसको पूरा अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। पी ब्लॉक एलिमेंट लिखें सारे लोग। देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट में खास बात यह है कि आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं कि पी ब्लॉक में 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट होता है। 13 to 18 ग्रुप एलिमेंट सबको मालूम है ना? हाँ या ना? यस सर। अब मेरे साथ नहीं दोगे तो मैं खराब पढ़ा दूंगा। हाँ में हाँ मिलाएं सारे लोग, टीचर बोले तो बताएं। 13 to 18 होता है, सारे लोग बताएं। होता है ना 13 to 18? यस सर। हाँ, सब बैठे रहते हैं। यहाँ ध्यान दें। उसके बाद हमें 2 ब्लॉक को इसके में 11th में पढ़ना है, बाकी 15 to 18 12th में है। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ग्रुप 13। ग्रुप 13 एलिमेंट, जिसको आप बोरॉन फैमिली कहते हैं। समझ में बात आ रही है? यस यस। तो अब आपके पास इसमें कौन कौन से हैं ये तो मैंने आपको याद करा ही दिया था। लिखना शुरू करें सारे लोग। 5, 13, 31, 49, 81। हीलियम 2s², 2p1। नियॉन 3s², 3p1। आर्गन 3d10, 4s², 4p1। क्रिप्टन 4d10, 5s², 5p1। xenon 4a14, 5d10, 6² 6p1। ये लिखिए। लिख लिया? यस सर। हाँ। यस सर। पहला टॉपिक डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ग्रुप 13 एलिमेंट शोज, ऑक्सीडेशन नंबर बताया गया था +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू NS² NP1। NP1 यानी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है कन्फिग्रेशन। पहले पॉइंट में किसी को एतराज है? ग्रुप 13 का पहला ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 3 +3। अरे बोलो ना हाँ या ना? यस सर। हाँ। अब इसमें जो खास बात है, जो अभी मैं 10 मिनट तक समझाऊंगा आपको, जो इम्पोर्टेंट है कि ग्रुप 13 also shows +1 oxidation state due to inert pair effect. This is very very important. आपको डायरेक्ट देगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। सर +1 कैसे हो गया? अब इनर्ट पेयर इफेक्ट नया कंसेप्ट आप पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में, और ये पूरा 12 तक हर जगह काम देगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है पहले लिखिए, मैं नेक्स्ट पेज पर इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ाऊंगा। जल्दी लिखिए आप। हाँ, completed this slide? यस सर। Yes, sir.
देखिए सबसे पहली बात इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पाया जाता है, तो सबसे पहली बात इट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक। ये सिर्फ पी ब्लॉक में पाया जाएगा, ना एस ब्लॉक से मतलब है ना डी ब्लॉक। इट इज डोमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक। ठीक है भाई। अब आइए पहले लिख लीजिए पहला पॉइंट, इट इज ये। तो बताइए इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ पाया जाता है, सारे लोग मिलके बोलिए। P block. P block. P पी block. ब्लॉक। हाँ पी ब्लॉक में पाया जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। अब आइए कि अब ये क्या होता है इसको समझिए आप। देखिए समझाना इसलिए आसान है, इनर्ट का मतलब होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना। पेयर का मतलब है दो। बताओ वैलेंस शेल में खुद सोचो 3 इलेक्ट्रॉन है सब में। जब एस के 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में टेक पार्ट नहीं करेंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा कि नहीं, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो पहले डायरेक्ट डेफिनेशन इनर्ट पेयर इफेक्ट। वैलेंस एस सबशेल, वैलेंस एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस एस सबशेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना इनर्ट पेयर इफेक्ट कहलाता है। अब क्यों नहीं करेगा वो सब पढ़ेंगे अभी हम। द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस और एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। जब भी आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट के तो 13 का क्या होगा, आप वैलेंस शेल में से 2 घटा दीजिए 1, तो इनर्ट पेयर की वजह से +1। 14 अभी पढ़िएगा तो 4 में से 2 घटा दीजिए +2, इनर्ट पेयर की वजह से +2 होगा। 15 वहां पढ़िएगा वैलेंस शेल में 5, इनर्ट पेयर की वजह से 3 होगा। 16 में वैलेंस शेल में 6, एक ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होगा, तो दूसरा इनर्ट पेयर की वजह से 4 होगा। तो इनर्ट पेयर की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो वैलेंस में से 2 इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? ये पहले आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. तो आप सुनिए, तो पहले डिफिनेशन लिख लेते हैं फिर उसका रीजन बताएंगे। लिखो द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस इज सबशेल इलेक्ट्रॉन to take part in bond formation is called inert pair effect। बोलिए आया समझ में कि नहीं आया? द रिलक्टेंस ऑफ वैलेंस इज सबशेल इलेक्ट्रॉन टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। सबको समझ में आया? बगैर समझ के पढ़िएगा तो आप भूल जाएगा। नाम से साबित है, पेयर का मतलब 2। तो देखो वैलेंस एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर्ट का मतलब टेक पार्ट ना करना, उसको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए, तो सबसे पहली बात एक दफा और कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पी ब्लॉक में ही पाया जाएगा, उसके अलावा कहीं नहीं। 13 to 18, 18 में तो छोड़ ही दीजिए, 18 में भी नहीं है। 13 to 17। अब आइए कि सर ऐसा क्यों होता है? बहुत आसान है। आप टॉप टू बॉटम जब जाएंगे तो गौर से सुनिए, सबसे लास्ट एलिमेंट को आप देखिए, जितना बॉटम एलिमेंट में होगा तो हेवियर एलिमेंट होगा। अब उसके इनर शेल में एफ और डी का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, sir. तो ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनर शेल में एफ और डी। और यही फिर मैं इसलिए कहा था कि जो सेकंड बुक मजबूत करेगा उसके लिए जरूरी है पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड जानना। आपने पीरियोडिक टेबल में मैंने नहीं पढ़ाया था डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है? Yes, अरे sir. बोलिए। Yes, sir. डी और Yes, एफ sir. सही हाँ। अब पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाएगा, जिसकी मिसाल मैंने वही दी थी, फटी बनियान।
न्यूक्लियस देख लेगा, ये फटी बनियान है, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सही से नहीं बचा पाया। तो याद रखिए दोबारा, ई नॉट पेयर ऑफ पी ब्लॉक में है, लेकिन पी ब्लॉक में भी वो डोमिनेंट है, तो हेवियर एलिमेंट में बॉटम केसेस में, क्योंकि बॉटम में ही डी और एफ है। तो खुद सोचिए, जब डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर हो जाएगी तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. अब आओ गौर से सुनो, वैलेंस शेल एस भी है और पी भी है, दोनों है। आई कैन रिपीट अगेन, बॉटम केसेस में डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट होता है, डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होती है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ेगा, ज्यादा बढ़ेगा एस पर, चूंकि न्यूक्लियस के जब दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम रहता है तो नजदीक कौन है, 2s। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो वही है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एस पर बढ़ जाता है, तो इसीलिए जब बढ़ जाएगा तो ये सही से बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा, नाटक दिखाएगा। जब नाटक दिखाएगा तो वन आसानी से टेक पार्ट कर लेगा, इसीलिए इनर्ट पेयर की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हुई। वैलेंस एस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना, ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ सब शेल। समझा कि नहीं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। समझा? अब एस और पी में एस नजदीक होता है तो एस पर ज्यादा, लेकिन अब गौर से सुनो, तो बताओ इनर्ट पेयर के इफेक्ट की वजह से +1 क्यों हुआ, ये सबको समझ में आया? Yes, sir. लेकिन अब इसी में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, दिस इज द वेरी मिसलेनियस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। +1 सबसे अच्छा किस में होगा? तो थैलियम में, क्योंकि थैलियम में +1 और आसानी से शो करेगा ना, क्योंकि डी और एफ है। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. तो थैलियम में +1 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू, अरे बोलो ना, इंडियम +1, गैलियम +1, एल्युमिनियम +1, बी +1। मतलब ये कि थैलियम का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 +1 मोर स्टेबल है। बोरॉन का तो +1 पॉसिबल ही नहीं होता है, इसलिए इसमें +3। इसलिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इनर्ट पेयर की वजह से जो लोअर ऑक्सीडेशन है +3 और +1 में, लोअर कौन है? +1। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल हुआ बॉटम केसेस में, हेवियर एलिमेंट में, क्योंकि इसमें डी और एफ का इन्वॉल्वमेंट है। यही सब पूछा जाएगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो वैलेंस सब शेल का बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट ना करना। इट इज द डोमिनेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पी ब्लॉक ऑफ हेवियर एलिमेंट। ये पाया जाएगा तो हेवियर, वही ग्रुप 14 में यही बातें होंगी। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb +2 की स्टेबिलिटी पर लेड में ज्यादा होगी, इसलिए आपसे एग्जामिनर पूछेगा TlCl3 इज अनस्टेबल, AlCl3 इज स्टेबल। क्यों? TlCl3 में +3 की स्टेबिलिटी कम है, जब कम है इसलिए TlCl पॉसिबल होता है, AlCl पॉसिबल नहीं होता। ये सब एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। TlCl इज स्टेबल, जबकि इसका वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये TlCl3 नहीं बनाता, बनाता है हाईली अनस्टेबल। AlCl अब तक आपने केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा। Similarly, TlCl3 is not possible, highly unstable, because in the case of the thallium +1 की stability ज्यादा है +3 से due to inert pair effect. Similarly, वहीं भी आ जाएगा PbCl2, PbCl4. PbCl2 is more stable because lead में +2 की stability ज्यादा है, heavier element है due to inert pair effect. जबकि केमिस्ट्री ये कहता है फास्फोरस का +5 है, +3 है, तो फास्फोरस का +5 स्टेबल है, लेकिन उसी ग्रुप में ग्रुप 15 में बिस्मथ लास्ट में है, तो बिस्मथ में +3 की स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये टॉप पे है, ये बॉटम पे है। तो केमिस्ट्री ये कहता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होता है जनरली, बट इन पी ब्लॉक एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट becomes stable as moving down the group from top to bottom. टॉप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल हो जाता है पी ब्लॉक में फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों? ड्यू टू नो पार्टिसिपेशन ऑफ
वैलेंस एस सब शेल इलेक्ट्रॉन। तो क्यों पार्टिसिपेट नहीं किया? तो सिंपल, इट इज ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डीएनएफ सब शेल। मैं बोलते बोलते थक गया, क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. दोबारा Yes, sir. तो ये लिख लिया था आप लोगों ने, जल्दी बताएं हाँ या ना। Yes, ये sir. लिख लिया था? Yes, sir. हाँ, अब लिखिए, सारे लोग लिखिए। जनरली हायर ऑक्सीडेशन, जनरली any element is stable in higher oxidation state, but in p block element lower oxidation state becomes stable as moving down the group from top to bottom due to no participation of valence s subshell electron in bond formation। ये पूरा डिटेल में हो गया इनर पेयर का कॉज। ऐसा क्यों हुआ? इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डीएनएफ सबशेल। बताइए, सबको समझ में आया था? समझ में आ रहा है कि नहीं? जल्दी बताइए। Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? जल्दी बोलिए ना। Yes, sir. ये लिख लिया एवरीवन? Yes, sir. ये तो बहुत ही मशहूर पॉइंट है, ऑर्डर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट। ये नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1। बताओ, +1 टॉप में स्टेबल होगा कि बॉटम में? रखने का तरीका लोअर, लोअर बॉटम में ही स्टेबल। लोअर है तो लोअर ही में स्टेबल होगा, लोअर का मतलब बॉटम में ही स्टेबल होगा। Tl+1 is more stable than indium +1, गैलियम +1, Al+1, ऐसे भी Al+1 सब पॉसिबल है। इसका यह मतलब हुआ कि Tl का 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 +1, तो +1 स्टेबल है। समझा? इट डज नॉट एग्जिस्ट। एल्युमिनियम का है तो +3 मोर स्टेबल है, Ms +1। Did you understand everyone? Hello everyone. सबको समझ में आ रहा है ना? Yes sir. Thank you. Done, sir. Okay. यहाँ तक किसी को एतराज है तो पूछ लीजिए। किसी को एतराज है तो पूछ लीजिए। कोई बोल ही नहीं रहा है। तो थैलियम में +1 ज्यादा स्टेबल होता है कि +3? जल्दी बताइए। +1. ऑब्जर्व हो सकता
3 है तो ग्रुप नंबर है तो ऑब्जॉर्व होगा, लेकिन +1 ही मोर स्टेबल होगा, इसके मोस्टली कंपाउंड +1 ही में रहेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इसलिए वो क्रॉस को हटा दीजिएगा, जो मैंने क्रॉस लगाया था ना, अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा, यही तो गलत बात है। हाँ, Yes, उसको sir. ऑब्जर्व होगा, लेकिन ये है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपको देखिए, इसमें अच्छी अच्छी बातें क्या पूछेगा। कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ थैलियम इन, देखो अच्छे से, TlCl3, TlBr3 और TlI3। ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ते थे ना, x मान के निकालते थे, तो यहाँ x मान के निकालेंगे -30, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो हम कहेंगे नहीं भाई, TlCl3 इज हाईली अनस्टेबल, TlBr3 भी +3 है, हाईली अनस्टेबल। अरे बोलो ना हाँ या ना, कोई बोल ही नहीं रहा है। एनी प्रॉब्लम? No, sir. हाँ, TlI3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अब सर कैसे? हमने कहा था ना +3, एक तो इसमें पॉसिबल ही नहीं है, याद रखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह होता है। अब बताओ, आयनिक कंपाउंड बन रहा है, +1 -1 हो रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। Yes, यहाँ Yes, पर sir. हाँ, ये बहुत बहुत कंपटीशन में पूछ चुका है, और एनसीईआरटी में चुपचाप लिखा हुआ है, जिस पर स्टूडेंट की नजर नहीं रहती, कि TlI3 में आपको क्या कह रहे हैं, देखो अब कोई कह सकता है सर ऐसे भी तो हो सकता था Cl3-, नहीं Cl3- एग्जिस्ट ही नहीं करता है, I3-, इसलिए तुम देखोगे जब तुम केमिकल बॉन्ड पढ़े थे तो मैंने I3- का हाइब्रिडाइजेशन दिया था कि नहीं आपको? Yes, sir. हाँ देखिएगा Yes, आप, sir. हाँ आपके प्रैक्टिस में होगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में भी बताया था। हाँ, Cl3-, Br3-, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आयोडीन की साइज बड़ी है, ये नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त कर सकता है। अब यहाँ देखें सारे लोग, इसीलिए याद रखिएगा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि TlI3 में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे +1, ये सब तो पॉसिबल ही नहीं होता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलो Yes, sir. यस सर, लिख लें। तो बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी को डाउट है तो पूछ लो। ऑक्सीडेशन ग्रुप 13 के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +1, +1 सबसे ज्यादा स्टेबल किसमें है? Bottom. तो एलिमेंट का नाम बताए ना, बॉटम तो ही Helium. एलिमेंट, थैलियम, यस। चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। Yes, sir. अब देखो, दूसरा है जो पढ़ चुके हैं, बस हम डायरेक्ट लिखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी का तो तुम्हें बताया था ना, सबसे इंपॉर्टेंट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यही है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडिया। बहुत ट्रिक्स के बेसिस पर मैंने कहा था कि बोरॉन के बाद जस्ट थैलियम आता है, एल्यूमिनियम गैलियम में गैलियम की साइज छोटी, एल्यूमिनियम। याद है बहुत ही, मैंने कहा था एकदम 4F14 का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और ये फटी बनियान की तरह है, न्यूक्लियस के नजदीक है। देखो तुम रीजन पीरियोडिक टेबल में होगा ये। अरे बोलो ना, इंटायरली डिफरेंट ऑर्डर है, जबकि साइज में छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो बोरॉन के बाद एल्युमिनियम नहीं, बोरॉन के बाद जस्ट थैलियम है। अरे बोलो, याद आया? Yes, समझा? sir. गैलियम एल्युमिनियम में तो अच्छा, एक मिनट सुनो, रुको रुको रुको। दूसरा प्रॉपर्टी साइज का लिखना, पहले में साइज याद है ना, साइज में इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस था कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, पूरे पी ब्लॉक में यही ऐसा ब्लॉक है टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है, लेकिन गैलियम का था। मैं रीजन नहीं लिखवाऊंगा, क्यों नहीं लिखवाऊंगा बताओ, क्यों नहीं लिखवाऊंगा? तो क्योंकि आपने पहले बता हाँ दिए। बता चुका, हाँ यस, चुकी है। अब ये पहले लिखो, एटॉमिक साइज लिखो, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, जाके देख लेना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। Done, sir. थैंक यू।
डन सर। गुड। सब लोगों ने लिख लिया? हेलो, नो सर। नहीं लिखा? जल्दी लिख। डन सर। तीसरा आइएगा, और चौथा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तो आपको ये सब ऑर्डर बहुत दफा आता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत दफा बता चुका हूँ। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूलर वेट, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। बोरॉन का से सबसे ज्यादा किसका होगा, जल्दी बताइए। सबसे ज्यादा आप बताइए ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? हेलो। हाँ बताइए, बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेक करेंगे यहाँ पर? ऑर्गेनिक में तो मॉलिक्यूलर वेट वगैरह सबको देखते हैं, यहाँ पर बताइए क्या देखेंगे आप? देखिए, बॉइलिंग पॉइंट, मॉलिक्यूलर वेट और वंडर वाल फोर्स भी है, क्योंकि यहाँ मेटालिक बॉन्ड भी तो है मेटल के अंदर है। अच्छा एक चीज मैं इससे पहले ये बता दूं कि पहले फिजिकल स्टेट लिख लीजिए, तो उससे फिर समझ में आ जाएगा। फिजिकल स्टेट मैं आपको बता चुका था, बोरॉन इज नॉन मेटल। अब एनसीईआरटी के ग्रुप पीरियोडिक टेबल में लिखिए, दिया जाएगा तो बोरॉन मेटल, ये भी कंसेप्ट सिखाया था ना पीरियोडिक टेबल में। मेटलोइड्स कौन कौन है, अरे बोले, याद है ना आपको? और मैंने ये भी कहा था कि खुद एनसीईआरटी में कॉन्ट्रडिक्शन है। एनसीईआरटी एक जगह कुछ लिखा है, उस खुद स्टूडेंट को कंफ्यूज कर दिया है, लेकिन अदर बुक के बेसिस पर ये बात साबित है कि बोरॉन नॉन मेटल है। तो बोरॉन मेटलोइड्स है, ये पीरियोडिक टेबल में है, और आप यही ग्रुप 13 पढ़िएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में, यही एनसीईआरटी में। तो पहला ही लाइन है, बोरॉन इज नॉन मेटल। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। बाकी ऑल रिमेनिंग ऑल एलिमेंट of this group are metal। क्योंकि मैंने ट्रिक्स दिया था, मेटलॉइड्स होता है तो ऊपर वाला नॉन मेटल, नीचे वाला मेटल। यहाँ कोई मेटलॉइड्स नहीं है, बोरॉन नॉन मेटल है, बाकी सब मेटल है। अब सुनिए, मेटल है तो मेटालिक बॉन्ड होगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर फोर्स है। तो अब यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर वेट को नहीं दे, और उसके अलावा बोरॉन का स्ट्रक्चर भी याद रखिए, नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल में याद रखिए, मेटल की बॉइलिंग पॉइंट जनरली ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ नॉन मेटल तो है, लेकिन बोरॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही हार्ड है। एक सॉलिड होता है जिसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेरी हार्ड। जैसे मैं मिसाल देता हूं आपको, जैसे देखिए डायमंड में तो कोवैलेंट बॉन्ड है। अरे बोलिए, इसका आयरन मेटल से मुकाबला कीजिएगा, डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। क्यों? इसमें नेटवर्क है, नेटवर्क सॉलिड है, बहुत सारे कार्बन, देखिए नेटवर्क बना रहा है, नेटवर्क है, फिर ये कार्बन आगे से जुड़ा हुआ है, नेटवर्क है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। आयरन में भी मेटालिक बॉन्ड है, लेकिन डायमंड की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? जिसमें भी नेटवर्क होगा ना, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स रखेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? यस तो केमिस्ट्री कहता है कि मेटल की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है नॉन मेटल से, लेकिन बोरॉन का यहाँ पर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों इसलिए रिमेनिंग एलिमेंट से ज्यादा है कि बोरॉन हैज एक्सट्रीमली हार्ड सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसको आपके में है, आप इसके बारे में अगर आप पढ़िएगा, इसको कहते हैं आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर है। पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, वेरी हार्ड सॉलिड है ये। और जब बहुत ही हार्ड सॉलिड होता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो मेटल रहे या नॉन मेटल रहे। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये बातें आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है?
कि बोरॉन के पास एक्सट्रीमली कौन सा सॉलिड है ये? इट इज extremely hard and crystalline solid. extremely hard and very hard solid, ये भी मैं लिख लूँगी, very hard solid and very strong crystalline lattice. बहुत ही जब स्ट्रॉन्ग लैटिस है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गर बना, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा कि नहीं, जल्दी बताइए, पहले बताइए। मेटल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कि नॉन मेटल का? ऐसे कोई पूछे तो क्या बोलिएगा? मेटल का। हाँ, लेकिन यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बोरॉन का इसलिए है कि इसका स्ट्रक्चर ही बहुत ही हार्ड होता है। जैसे डायमंड भी नॉन मेटल है, फिर भी उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है वो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. अब आपको समझाने में आसानी होगी। बॉइलिंग पॉइंट तो देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो देखिए ये सब मेटल है, ये नॉन मेटल है, स्ट्रॉन्ग वे हार्ड सॉलिड है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी। अब इसमें मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किस में होगा? पढ़ा था ना इस ब्लॉक में, एल्युमिनियम का मेटालिक, जो कि साइज पर डिपेंड करता है, साइज छोटा तो स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अरे बोलिए ना, हेलो। Yes, sir. हाँ, तो मेटालिक बॉन्ड टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, इसीलिए टॉप टू बॉटम। बस वो आपको कंफ्यूज करेगा कि नॉन मेटल का है एंड है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए, लेकिन नहीं। दिस इज द ऑर्डर। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. थैंक यू। अब आइए, मेल्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान दें। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes, sir. अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में मैं पीएचडी करना है तो आपको मैं थोड़ा सा इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का तो मैं समझा ही चुका हूँ। लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। अरे बोलो ना, सबको समझ में आया कि नहीं आया? Yes. Yes, sir. तो देखो, मेल्टिंग पॉइंट कैसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चेक करते हैं, और से सुनो। पहला एक होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे Cl वगैरह है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ठीक है भाई, सॉलिड ही स्टेट में मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। एक होता है मेटालिक सॉलिड, इसको समझ जाओगे तो तुम ज्यादातर का आंसर दे पाओगे, मेटालिक सॉलिड है, ठीक है भाई। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर है तो वहां मेल्टिंग पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मेटालिक सॉलिड है तो तुमको मालूम मेटालिक बॉन्ड होगा, मेटालिक बॉन्ड साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो मेटालिक बॉन्ड जब साइज के तो मेल्टिंग पॉइंट भी साइज के इनवर्सली। और एक होता है नेटवर्क सॉलिड। कौन सा सॉलिड? Network. बहुत ज्यादा, इसका इसका भी मेल्टिंग पॉइंट साइज के इनवर्सली है। नेटवर्क है, कभी कभी नेटवर्क का भी कम हो जाता है, उसमें साइज में गैप हो जाता है। ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए, ये कंसेप्ट इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें परेशानी कम होगी। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद वन। नेटवर्क का, फिर मेटालिक का, फिर नेटवर्क का। सुना सर? मॉलिक्यूलर का। डिड यू अंडरस्टैंड? ये मेन कंसेप्ट है। Molecular solid क्या होता है? Molecular solid क्या होता है सर? मॉलिक्यूल हुआ, HCl सॉलिड है ना, मॉलिक्यूल हुआ ज्यादा। Oh. हाँ, ये हुआ जैसे I2 सॉलिड हुआ आपका, जैसे ना I2 मॉलिक्यूल हुआ, ये हुआ। इसमें कोवालेंट बॉन्ड इसमें भी है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। अब जैसे कार्बन है, डायमंड में है, डायमंड में देखिए इसमें भी कोवालेंट है, लेकिन नेटवर्क है, चलता बन रहा है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, 4 बॉन्ड बना रहा है, फिर ये फर्दर 4 से कनेक्टेड है, नेटवर्क है। जब नेटवर्क होगा, जब कहते हैं ना इस आदमी का नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट तो और ज्यादा हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड?
Yes, sir. जैसे आप देखिए 15 में नाइट्रोजन N2 होता है, फास्फोरस P4 S8 सॉरी P4 AS, तो अभी N2 का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अब ये नेटवर्क है, यहाँ P4 है, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो इसका नेटवर्क ज्यादा बढ़ा है, तो आर्सेनिक का होता है। पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर के लिए पहले ये 3 फंडा याद रखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। अब आइए ग्रुप 13 पर, हम ज्यादा ग्रुप 13 मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13 जब भी ना समझ में आए हम इस तरह करेंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थालियम। सारे लोग बताइए ये सब मेटल है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. हाँ, तो इसमें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड आएगा ही नहीं, मेटालिक सॉलिड आएगा। अब ये क्या है? नॉन मेटल। लेकिन नॉन मेटल के अलावा ये बहुत ही हार्ड सॉलिड है कि नहीं? नेटवर्क Yes, sir. सॉलिड है। जबकि कोई कहेगा नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। अब सुनिए अच्छे से, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। गैलियम के बारे में ये कहा जाता है कि गैलियम, अब इसमें गैलियम की मेल्टिंग पॉइंट ऐसी होती है कि अपने हथेली पर रखेगा तो ये रूम टेम्परेचर पर ही मेल्ट हो जाता है। आप चेक भी कीजिएगा, गैलियम जाइएगा दुकान में तो ये इतना कम है। तो एक तो गैलियम में अनयूजुअल प्रॉपर्टीज होती है कि ये ऐसा है कि रूम ही टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिखिएगा नहीं, तब हम ओवरऑल ऑर्डर लिखेंगे। गैलियम हैज यूजुअली, पहले समझिए तब लिखिएगा, यूजुअली लो मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज गैलियम मेटल है, मेटालिक बॉन्ड है, लेकिन इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी, गैलियम जो होता है ना वो मेल्ट्स व्हेन इट इज केप्ट ऑन पाल्म। पाम कहते हैं ना हथेली को, अरे बोलिए ना, सही कह रहा हूँ ना? So, Yes, sir. मतलब रूम टेम्परेचर, इसलिए कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम इज 30 डिग्री सेल्सियस। वही लगभग बॉडी टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर भी लगभग इतना ही होता है कि नहीं, 32 होता है, लगभग वही है। अरे बोलिए। तो अब देखिए 2 का रिजल्ट आपको याद हो गया कि बोरॉन का सबसे ज्यादा और सबसे कम किसका होगा? गैलियम का। 2 का रिजल्ट याद हो गया, इस तरह समझ के पढ़िएगा तो। अरे बोलिए yes. यार, हाँ में हाँ मिलाना यार। तो सबसे ऑर्डर में बोरॉन का सबसे ज्यादा, सबसे कम गैलियम का। एनी प्रॉब्लम? No, sir. So, अब उसके बाद मेटालिक सॉलिड लगा दीजिए। मेटालिक सॉलिड किसमें स्ट्रॉन्ग होता है? एल्युमिनियम, फिर इंडियम, फिर थालियम। देखिए ऐसे समझ समझ के पड़ेगा। देखिए तो कोई रट्टूमल की तरह नहीं लगा। बोलिए ना, गवाही तो दे दीजिए। इंडियम, Yes, sir. थालियम, यानी ये कंसेप्ट। अब कोई आपको, अब मेल्टिंग पॉइंट तो सब पढ़ा देते हैं, अब हो गया, हाँ लिख लिया। अब ये मेन कंसेप्ट को आप समझ जाइएगा तो आपको इनऑर्गेनिक में कम परेशानी होगी। Did you understand everyone? जल्दी बोलिए हेलो। Yes, sir. यस, तो लिख लीजिए, यहाँ से लिखिए। लिख लिया था आप लोगों ने? Yes, sir. yes, sir. ये लिख लिया? No, sir. Done. हाँ, एक चीज थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। हाँ, मैं फिर से याद करा रहा हूँ, बोरॉन का सबसे ज्यादा, गैलियम का सबसे कम। ये तो क्लियर हो गया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. उसके बाद एल्यूमिनियम। हाँ, अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग होगा, थैलियम का फिर ज्यादा हो जाता है, ये याद रखिए, क्योंकि इसमें 4F की पुअर शील्डिंग होता है ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो बस ये ऑर्डर
दिमाग में रखना है। बोरॉन का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट, इसलिए ये सब ज्यादा अच्छे से कंपटीशन में यही सब पूछता है, भले स्कूल में नहीं पूछता, लेकिन ये सब एनसीईआरटी में है, टेबल के फॉर्म में है, तो इसलिए आपको सतर्क रहना। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, तो क्या बताइएगा? बिकॉज बोरॉन है वेरी हार्ड सॉलिड। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? बिकॉज ये जब हम इसको हथेली पर रखते हैं तो ये खुद मेल्ट हो जाता है। अब ये तीनों मेटल है, तीनों में मेटालिक बॉन्ड देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है। उसके बाद थैलियम में होता है, क्योंकि इसमें यूजुअली प्रॉपर्टीज में देखा गया कि मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, तो इसमें थैलियम और इंडियम में है। एल्युमिनियम के बाद इंडियम होना चाहिए, लेकिन थैलियम आएगा। Did you understand everyone? Yes, sir. हाँ, चलिए आगे बढ़े। Yes, sir. चलिए, तो ये था आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब आइए नेक्स्ट आइए डेंसिटी। डेंसिटी उस दिन पढ़ाया था ना, एटॉमिक साइज और एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। डेंसिटी का डेंसिटी जो है वो रेशियो पर डिपेंड करता है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक मास भी बढ़ता है और एटॉमिक वॉल्यूम भी बढ़ता है। अरे बोलिए ना, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. तो अब यहाँ पर जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि हम कैसे चेक करेंगे डेंसिटी को। इसलिए डेंसिटी जो हो रही है वो टॉप टू बॉटम बढ़ रही है। सिंपल आप कहेंगे एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम का रेशियो बढ़ रहा है, तो बोरॉन से ज्यादा एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से ज्यादा गैलियम, गैलियम के ज्यादा इंडियम, इंडियम के ज्यादा थैलियम। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए ना, कोई एक्सेप्ट Yes, करके sir. पढ़ रहा है। यस, थैंक यू। आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ें, बताइए ना। हेलो एवरीवन। Yes, sir. चलिए अब आइए केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना फिजिकल प्रॉपर्टीज में याद रखिएगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा दिया, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट समझा दिया। एटॉमिक साइज आयनाइजेशन आप पढ़ चुके थे। डेंसिटी भी आपका कंसेप्ट वही है। बताइए आगे बढ़े, जल्दी बताइए, हाँ या ना। अरे बोलो सारे Yes, लोग, sir. बोलते हैं यहाँ तक क्लियर है ना? Yes, sir. अब देखिए Yes, sir. अब गौर से सुनना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में नेचर ऑफ कंपाउंड 5 मिनट फिर समझो, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा नेचर ऑफ कंपाउंड का मतलब। देखो बोरॉन की साइज छोटी है, ये तमाम 3 इलेक्ट्रॉन को तो लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो क्यों नहीं कर सकता, 1s² 2s² 2p1 पहला कर देगा। अब ये बता फुल्ली फिल्ड हो गया कि नहीं, स्टेबल कन्फिगरेशन हो गया कि नहीं, जल्दी बता। फिर Yes, sir. इससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, एक तो साइज छोटा है, उस पर से 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना मुश्किल। इसलिए याद रखो ग्रुप 13 के कंपाउंड, प्लीज सुनो, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द बोरॉन एंड सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन 1, फिर इससे दूसरा, फिर तीसरा, 3 आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई, ड्यू टू विच B+3 नहीं बनता है। मतलब ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा। सर जब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा तो क्या करता है, शेयरिंग। ये जो हम +3 लिखते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर, ये इमेजिनरी चार्ज है, ये रियल चार्ज नहीं है, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर है। ये आयनिक कंपाउंड थोड़ी ना है। अरे बोलो ना, नॉन मैटर में आयनिक कंपाउंड थोड़ी ना बनता है। अरे बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इसीलिए ग्रुप 13 के कंपाउंड याद रखो प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट है। बोरॉन के कंपाउंड तो पूरी की पूरी कोवैलेंट है। हाँ, टॉप टू बॉटम फिर कोवैलेंट कैरेक्टर घटेगा, क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो दोबारा सुनो, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ द बोरॉन एंड first 3 ionization, due to higher value of first 3 ionization energy, समझा कि नहीं, इट प्रिवेंट्स टू फॉर्म B+3। ये तीनों इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस करना इम्पॉसिबल है, बहुत ही हाई आयनाइजेशन एनर्जी की जरूरत होगी। इट प्रिवेंट्स, देयरफॉर कंपाउंड ऑफ द बोरॉन इज कोवैलेंट इन नेचर। सुना सारे लोग, कंपाउंड ऑफ बोरॉन क्या होगा, आयनिक होगा कि कोवैलेंट होगा, जल्दी बताओ। Covalent.
होगा, क्योंकि ये अपना तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता। ऐसे भी और दूसरी बात ऐसे भी समझिए ना, बोरॉन नॉन मेटल है, क्या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है क्या? जल्दी बोलो। No, क्या sir. नॉन? हाँ तो बस लिख लो जल्दी से। लिख लिया? Done, sir. डन, थैंक यू। अब उसके नीचे अगर साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, एज द साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लॉस, उसके बाद तो तमाम मेटल ही है, एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी बढ़ेगी कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यानी या ये भी कह सकते हो सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, मतलब जब आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है तो आयनिक करैक्टर बढ़ता है, देयरफॉर आयनिक करैक्टर बढ़ेगा। तो बोरॉन के कंपाउंड कोवेलेंट होंगे, टॉप टू बॉटम आयनिक करैक्टर बढ़ेगा। बताओ सबको समझ, तो सिंपल केमिकल बॉन्ड की तरह पढ़ाई हो रही है, आयनिक करैक्टर बढ़ेगा। जल्दी जल्दी याद होने वाला चैप्टर सब है, बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो ना यार। Yes, sir. जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ AlCl3 क्या है। अब सुनो AlCl3 क्या है। अगर AlCl3 सॉलिड है, इसलिए क्वेश्चन आगे आएगा, तो ये कोवेलेंट है, फैजान्स रूल, +3 चार्ज, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, लोगों को लगता है मैटर नॉन मैटर। लेकिन अगर AlCl3 एक्वस है, जैसे ही वाटर के अंदर जाएगा तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। इसमें ब्रेक हो जाएगा, जल्दी बताओ, अरे बोलो ना। तो अब ये आयनिक हो गया, इसलिए अच्छा सब ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं कि नहीं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हाइलोजनेशन में हम अनहाइड्रस लिखते थे कि नहीं? जल्दी बताओ, सब लोग गवाही दो। Yes. क्यों लिखते थे? क्योंकि ये कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, इसलिए AlCl3 भूखा इंसान है, इसलिए दूसरे के इलेक्ट्रॉन को खींचा। ये सब बातें आयनिक में नहीं होती हैं कि खींचा, इसलिए वर्ड अनहाइड्रस जानबूझ के लिखा जाता है, फ्री सॉलिड है। इसलिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन भी है कि अनहाइड्रस LCl3 इज कोवेलेंट बट हाइड्रेटेड LCl3 इज आयनिक। याद रखिए आप, दिस इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। उसी तरह पहले लिखो इसको, जल्दी से लिख लिया? ये लिख लिया सारे लोग? हेलो एवरीवन। Yes, sir. जिन्होंने पिछला स्लाइड नहीं लिखा जल्दी लिखें। लिख लिया? हेलो एवरीवन। अब आओ गैलियम के बारे में आओ। GaCl3 सॉलिड है, कोवेलेंट है। GaCl3 है, एक्वस है, मतलब वाटर के प्रेजेंस में आयनिक है। अब तुम्हारे पास दो बचा, तो अभी पढ़े हो ना, इंडियम InCl3 हो या TlCl3 नहीं लिख सकते, ऑलवेज आयनिक, चूंकि टॉप टू बॉटम आयनिक करैक्टर बढ़ता है तो ये ऑलवेज आयनिक। डिड यू अंडरस्टैंड? है बोलो ना यार, कुछ तो बोल दो। Yes. Yes, sir.
छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग, जल्दी बताओ। No, sir. Done, sir. अब पहला केमिकल प्रॉपर्टीज आई है, रिएक्शन विथ एयर। अच्छा, एयर का मतलब बताइए सारे लोग। अरे एयर का मतलब बताओ फरहान। फरहान, अरे एयर का क्या मतलब है? एयर क्या मतलब हुआ? एयर का मतलब कौन सी गैस लेते हैं? O2. O2. ऑक्सीजन। हाँ, ये फरहान क्यों नहीं बोल रहा है? तो मैं इसलिए पूछा कि मैं इतना आसान थोड़ी ना पूछता हूँ। जब एयर बोले तो O2 इंटू दोनों, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है स्टूडेंट को। अब कोई कहेगा बोरॉन का एयर के साथ रिएक्शन, मतलब O2 के साथ भी N2, दो प्रोडक्ट बनेगा। ये इस ब्लॉक में भी आएगा आज के शाम वाले लेक्चर में। लिथियम एयर के साथ रिएक्शन क्या बनाता है जानते हैं? ऑक्सीजन Li2 Li3n। जब कहेगा Li ऑक्सीजन के साथ क्या बनाता है तो हम लिखेंगे Li2। एयर जब इनऑर्गेनिक में पूछा जाए तो आप O2 N2 दोनों लीजिए। इसमें तो स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने पूछा। मैं पागल हूँ कि पूछूंगा एयर का मतलब क्या होता है। तो O2 N2, और ऐसे भी जानते हैं N2 की परसेंटेज ज्यादा होती है एयर में। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, तो ये Yes, कंफ्यूजन, sir. हाँ ये कंफ्यूजन दूर करें। एयर के साथ रिएक्शन मतलब O2 विथ N2 दोनों के साथ करना है आपको। अब सुनिए, केमिस्ट्री में मैंने अभी कहा ना, बोरॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसके दो फॉर्म होते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब बहुत ही हार्ड, आप 12th में पढ़िएगा, पहला ही चैप्टर सॉलिड स्टेट है। और एक होता है अमॉर्फस सॉलिड, यानी ये भी सॉलिड है लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट है, अमॉर्फस फॉर्म। केमिस्ट्री कहता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म चूंकि बहुत ही हार्ड होता है, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ बोरॉन जो होता है डज नॉट रिएक्ट विथ एयर। रिएक्ट विथ एयर मतलब ना O2 के साथ ना N2 के साथ, बट अमॉर्फस फॉर्म क्योंकि थोड़ा सॉफ्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन कंबाइन कर सकता है। अमॉर्फस फॉर्म ऑफ बोरॉन रिएक्ट्स विथ O, रिएक्ट्स विथ O2। उन्हें O2 लिखा है, एयर के साथ तो करता है, N2 के साथ नहीं करता है, टू फॉर्म B2O3 बोरिक अनहाइड्राइड। बोरिक अनहाइड्राइड, अभी रुकिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखवाऊंगा। कौन सा अनहाइड्राइड जल्दी बताइए? बोरिक अनहाइड्राइड। अरे बोलिए ना, हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि बोरॉन O2 के साथ करेगा तो B2O3 बनाएगा, और बोरॉन अगर N2 के साथ करेगा तो Bn बनाता है, नाइट बोरॉन नाइट्राइड। 3-3+, और अगर आपको दे दे बोरॉन प्लस एयर दे दे तो दोनों लिखिए। डिड यू अंडरस्टैंड? फर्क समझ में आया आपको? अरे बोलो। अच्छा ये Yes, sir. बताओ, ये कौन सा बोरॉन है? अमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है? Amorphous. यस, अमॉर्फस ही रिएक्ट कर सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। लिख लिया? Yes, sir.
लिख लिया साइंटिस्ट? हेलो एवरीवन। No, sir. Done, sir. अरे सब लोगों ने डन किया? Yes, sir. अब Al है, Al O2 के साथ करेगा तो क्या बनाएगा? Al2O3। Al N2 के साथ करेगा तो क्या बनाएगा? AlN। उसी तरह गैलियम ऑक्सीजन के साथ करेगा तो क्या बनाएगा? Ga2O3। इंडियम O2 के साथ करेगा तो क्या बनाएगा? In2O3। TlO2 के साथ करेगा तो क्या बनाएगा? बताओ, जल्दी बताओ। अरे यार, TL2O3. this is stable +1 oxidation state. Did you understand? Yeah, unstable. Hello everyone. Due to inactive effect. Hello everyone. अरे Yes, sir. यार, कोई भी पूछ देगा कि टीएल का जो ऑक्साइड कौन स्टेबल है, तो जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं। एनी प्रॉब्लम? No, sir. Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया भाई? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. उसके नीचे के स्टार पॉइंट, गैलियम हो या इंडियम हो या थैलियम हो, क्योंकि देखो गौर से सुनो, गैलियम की टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है ना, बोरॉन और एल्युमिनियम की साइज छोटी है। कल बताया था, छोटा, ये छोटा 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 के साथ बॉन्ड बना लेगा। गैलियम की साइज बड़ी, इंडियम की साइज बड़ी, थैलियम की साइज बड़ी, ये इसके साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसलिए केमिस्ट्री कहता है गैलियम इंडियम थैलियम डज नॉट फॉर्म नाइट्राइड, या आप ये कह सकते हैं कि जब N2 के साथ होगा तो इसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो रिएक्शन। रीजन वही कि साइज बड़ा, बड़ा साइज बड़ा के साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। N3 माइनस नाइट्राइड का मतलब होता है N3 माइनस। डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा है, गलत बात है यार, कुछ तो बोल दो। Yes, sir. हाँ, इससे ये साबित हुआ, और से सुनो अच्छे से, इससे ये साबित हुआ कि एल्युमिनियम जब एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो Al2O3 प्लस AlN बनाएगा। समझा? बोरॉन रिएक्ट करे, गैलियम जब एयर के साथ रिएक्शन O2 दिए तो O2 लिखना ही है, एयर के साथ दे फिर भी Go2O3 बनाएगा। कोई बोल ही नहीं रहा, ये गलत बात है ना, बोलो ना। Yes, sir. इंडियम जब एयर के साथ रिएक्शन करेगा तो In2O3 बनाएगा। O2 के साथ करेगा तो मैंने लिख ही दिया, लेकिन थैलियम जब एयर के साथ करेगा तो अब तुम दोनों लिख दो, Tl2O प्लस Tl2O3। N नहीं बनेगा इसमें नाइट्राइड। बोरॉन का तो मैंने लिख ही दिया था आपको, बोरॉन का लिख दिया ना एयर के साथ। Yes. यार कुछ हाँ, अच्छा किसी को याद है जब मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ाया था एम्फोटेरिक ऑक्साइड, जिसको भी करानी है पार्टी, ये सब याद कराने का ट्रिक्स दिया था कि कौन कौन सा मेटल एम्फोटेरिक है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब आपको मैं लिखा चुका हूं, मैं बस यहाँ पर बता देता हूँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. अब सुनिए, B2O3, Al2O3, गैलियम 2O3, समझा कि नहीं, एंड In2O3, चूंकि 3 के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही अनस्टेबल है लेकिन सब 3 है। यहाँ देखो,
ये नॉन मेटल है, नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। याद आया सबको? Yes. बनाया था। और ये सब अब मेटल ऑक्साइड है तो मेटल ऑक्साइड बेसिक भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं। और Al2O3 गैलियम 2O3 देखो दोनों एम्फोटेरिक के लिस्ट में है। और ये मैं आपको एम्फोटेरिक है, यही तो यही अपने आप में क्वेश्चन है। ये दोनों फिर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? बेसिक। इसलिए टॉप टू बॉटम बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक कैरेक्टर घटता है। बेसिक। अगर आपसे इसमें पूछा जाए ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर, नेचर पूछा जाए तो इस तरह एसिडिक कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली B2O3 एसिडिक है तो मोर एसिडिक ही ना होगा। अरे टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर घट रही है। अरे बोलिए ना। Yes, sir. इसका ये मतलब नहीं कि हम Al2O3 को एसिडिक करें, नहीं, नेचर ये है। बट इफ देयर इज अ मुकाबला, जैसे दो आपके बैच को अगर कोई पूछे कैसा बैच है तो हम कहेंगे भाई खराब बैच है। बट इफ देयर इज अ मुकाबला टू अच्छा होगा। वही हाल है, नेचर खराब है, वही नेचर अलग चीजें हुई, ऑर्डर एक अलग चीजें हुई। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे यार बोलो ना कुछ लोग। Yes, Yes, sir. sir. तो So, बेसिक करेक्टर का ऑर्डर होगा, वो क्या होगा? ये दोनों क्यों बेसिक हुआ? क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड है, ये भी मेटालिक ऑक्साइड है, लेकिन मेटल ऑक्साइड बेसिक एम्फोटेरिक भी होते हैं। और ये मैंने आपको उस ट्रिक्स में ये लिखा दिया था कौन कौन से मेटल एम्फोटेरिक होते हैं, ये लिख रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। तो बताइए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बता दीजिए आप लोग। हेलो Yes, एवरीवन। sir. yes, sir. बस ग्रुप 13 बहुत आसान, इस तरह पढ़िएगा भी और है। आज शाम में कौन सा 8:30 बजे कौन सा ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं? S Yes, block. sir. S block. ठीक, लिख लिया इसको। Yes, sir. गुड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिएगा, रिएक्शन विथ वाटर। लिख लिया सारे लोग? अरे बोलिए ना। अरे नहीं लिखा, टॉपिक लिख लिया? हेलो एवरीवन। Yes, sir. हाँ, नो एलिमेंट फ्रॉम बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली का मतलब ग्रुप 13 फैमिली रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर मतलब जो टेम्परेचर पर है, नो रूम टेम्परेचर। कोल्ड वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, कोई भी नहीं। बट एमोनियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी हॉट वाटर। तो देखो बोरॉन है, चाहे कोल्ड वाटर ले लो जो कि हार्ड सॉलिड होता है, या हॉट वाटर ले लो, प्रोडक्ट कोई पूछे नो। एमोनियम कोल्ड वाटर के साथ नो, हॉट वाटर के साथ यस। यहाँ पर लिख देगा हॉट H2। तो क्या बनता है? Al2O3 बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। गैलियम, इंडियम, थैलियम। ना ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शंस करेगा, ना ये हॉट वाटर के साथ करेगा। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए देखिए। हेलो एवरीवन, लिख लिया ना? Yes, sir. लिख लिया सारे लोग?
No, sir. Has everyone completed? Yes, sir. Yes, sir.